Hello students, now we are going to discussing microeconomics chapter 11 theory of supply. Okay students, so now in this chapter we are going to discussing about individual supply curve and market सप्लाई कर्व। ओके स्टूडेंट्स, तो जो हमने लास्ट वीडियो में हमने जो इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल जो हमने पढ़ा था, इसी तरह से मार्केट सप्लाई शेड्यूल पढ़ा था। अब हम उन शेड्यूल को हम यहाँ पर अब कर्व के थ्रू पढ़ेंगे। ये जो इंडिविजुअल सप्लाई जो शेड्यूल है वो किस तरह से आपके पास कन्वर्ट की जाती है कर्व के अंदर, या कर्व से कैसे उसे आप शो करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, हम उसी तरह से एग्जांपल जैसे आपके पास था, जब हम इंडिविजुअल सप्लाई की हम बात करते थे, तो इंडिविजुअल सप्लाई का हमारे पास क्या होगा, ये आप समझ लें, जो इंडिविजुअल सप्लाई, अगर हम यहाँ सप्लाई की बात करते हैं, सप्लाई का, तो ये किस तरह से आपके पास ये आपका रहेगा। तो इसमें आपने देखा था कि जो शेड्यूल हमने बनाया था कि मान लीजिए एक फर्म आपके पास क्या थी, वो फर्म ए थी, तो ए के लिए आपके पास जो डिमांड था, वो जो सप्लाई था, वो किस तरह से था आपके पास कि यहाँ पर आपने प्राइस लिखा था आपका, और यहाँ आपका जो है वो सप्लाई था। जैसे आपने यहाँ पर सप्लाई आपने लिखा था, ओके, या क्वांटिटी सप्लाई था, तो प्राइस आपके पास 10, 15, 20, 25 यानी कि 30 इस तरह से आपके पास था। तो ये आपके पास क्या है, फर्म ए का आपके पास था। फर्म ए की जो हमारे पास क्या था, ये 20 आपके पास है, यहाँ 25 आपके पास है, यहाँ 30 आपके पास है, यहाँ 35, यहाँ 40। तो अगर ये सप्लाई अगर हम यहाँ पर एक कर्व के थ्रू दिखा है, तो जो कर्व है हमारे पास वो किस तरह से दिख रहा है, देखिए यहाँ पर आपके पास जो सप्लाई है वो देखो प्राइस के ऊपर डिपेंड है, प्राइस 10 है तो आपके 20 ये बढ़ने पर ये बढ़ रही। तो ये हमेशा आपको याद रखना है कि जब हम इंडिविजुअल सप्लाई कर्व बनाते हैं, तो ये जो फर्म ए का है इसी को हम दिखाएंगे यहाँ पर। तो ये आपके पास देखिए किस तरह से आपके पास यहाँ रहेगा, उसी चीज को आप यहाँ समझ लें कि अगर फर्म ए की आपने सप्लाई दिखानी है, तो फर्म ए के लिए आपने ये कर्व ड्रॉ किया, या आप देखिए ये आपके पास है, तो यहाँ आपके पास जो है क्या है, ये सप्लाई आपके पास है, क्वांटिटी आपके पास रहती है, ओके। आप यहाँ समझ लीजिए कि ये आपका आप यहाँ समझ जाओ, तो की जगह हम यहाँ पर सप्लाई यहाँ लिख देते हैं, ये सप्लाई आपके पास किस तरह से रहेगी। इसे आप देखें, ये है, और यहाँ पर ये सप्लाई जो है वो किसमें रहेगी, यूनिट्स में आपके पास रहेगी, ओके। तो ये आपके पास रहेगी, और ये है प्राइस आपका। अब आप देखिए कि ये 10 है, इसी तरह से आपके पास हो गए यहाँ 10, यहाँ पर आपके पास 15, यहाँ 20, यहाँ पर 25, यहाँ पर 30, इस तरह से आपके पास प्राइस होगा। ये क्वांटिटी आपके पास रहेगी, इस तरह से आपके पास यहाँ पर ये क्वांटिटी आपके पास रहती है, ये जो यूनिट्स हैं आपके पास। तो यहाँ जो आपके पास ए का अगर हम फर्म देखें, तो ए के लिए हमारे पास जो कर्व बनेगा वो किस तरह से आपके पास आ जाएगा, ये देखिए आपके पास जो है ये सप्लाई आपके पास आ गई, सप्लाई और ए, ये है ए के लिए आपके पास सप्लाई। ये अप्रोक्सीमेट हमने आपके पास दिखा दी है, हमें एग्जैक्ट जो फिगर है वो आपको नहीं लिखनी है, यहाँ पर आपने इसी तरह से यहाँ दिखा दिया आपके पास कि ये प्राइस है और ये आपके पास क्या है, यूनिट है। तो आपका प्राइस इंक्रीज हो रहा है, तो ये आपके पास सप्लाई यहाँ बढ़ती दिखाई दे रही है। तो ये फर्म ए के लिए आपके पास क्या हो जाएगा, ये सप्लाई कर्व आ जाएगा। अगर फर्म बी होगी तो फर्म बी के लिए आपके पास आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, इंडिविजुअल सप्लाई।
अगर इसी को हम यहाँ पर फॉर्म बी की बात करें तो फॉर्म बी में हमारे पास क्या होगा, क्या चेंज करेंगे कि अगर आपके पास क्या है, ये आपने फॉर्म बी लिखा तो फॉर्म बी के लिए आपके पास क्या हो जाएगी, ये क्वांटिटी थोड़ी चेंज हो जाएगी और आपके पास ये फॉर्म बी आपने यहाँ पर लिखा तो आपके पास यहाँ मान लीजिए ये आपके पास कितना था, ये आपके पास 30 हो जाती है, 40 हो जाती है, या 50 हो जाती है, या 60 हो जाती है, ये 70 हो जाती है। तो इस तरह से हमारे पास ये जो अब आपके पास कर्व जो होगा वो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। इसका जो है आपके पास जो फ्लो है वो किस तरह से आपके पास आएगा, वो भी आपके पास इस तरह से रहेगा, अपवर्ड ही रहता है। तो ये आपके पास कुछ इस तरह से आपका यहाँ बढ़ जाएगा ये। अब आपके पास ये S और यहाँ पर S दिखाते हैं तो ये फॉर्म B के लिए है, सप्लाई किसके लिए है, B फॉर्म के लिए है। तो ये B फॉर्म की सप्लाई आपके पास रहेगी। इसी तरह से आपके पास अलग अलग जो फॉर्म्स हैं उनको आप अगर अलग अलग कर्व के थ्रू दिखाओगे तो वो आपके पास क्या होगा, इंडिविजुअल सप्लाई कर्व। तो ये इंडिविजुअल सप्लाई कर्व आपके पास रहती है। ओके, अब इसी चीज को क्या था, इंडिविजुअल सप्लाई कर्व अगर अलग अलग फॉर्म में हम सबको हम एक साथ क्या करें, जोड़ दें, कॉम्पैक्ट कर दें, सबको एक साथ मिला दें, तब वो हमारे पास बन जाएगा मार्केट सप्लाई कर्व। तो मार्केट सप्लाई कर्व के अंदर आपको क्या करना होगा कि आप क्या करेंगे, जो इंडिविजुअल कर्व हैं उनको दिखाएंगे और फिर आप उन सबके एडिशन को दिखाएंगे, जिससे कि आपके पास क्या हो जाएगा, वो मार्केट जो सप्लाई कर्व है वो आपको दिखेगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, फॉर्म ए प्लस फॉर्म बी फॉर्म सी, इन सबको आप ऐड करते हैं तो वो आपके पास आ जाएगा मार्केट सप्लाई कर्व। ओके, तो अगर आप यहाँ पर प्राइस लिखते हैं, यहाँ पर आपके पास यहाँ पर लिखा है ये मार्केट जो आपके पास सप्लाई, अगर आप मार्केट सप्लाई कर्व की बात करते हैं तो आपके पास ये इसी तरह से आपके पास आ जाएगा मार्केट सप्लाई कर्व। तो इसमें आपके पास क्या होगा, ये फॉर्म आपके पास प्राइस हो जाएगा, प्राइस आपके पास क्या होगा, ये प्राइस तो आपके पास एक ही रहेगा और ये है क्या, ये है फॉर्म ए फॉर्म बी, इस तरह से आपके पास आ जाएगा। यहाँ पर हम लिख सकते हैं फॉर्म ए, एफ ए का मतलब फॉर्म ए, फॉर्म बी, और यहाँ आपके पास इस तरह से हम लिख सकते हैं फॉर्म सी, और यहाँ आपके पास आ जाएगा मार्केट सप्लाई, मार्केट जो आपके पास क्या है, जो यहाँ आपके पास हो जाएगा मार्केट सप्लाई में आपके पास क्या क्या आ जाएगा, ये आप देखें तो ये आपका यानी किस किस को आप ऐड कर देंगे मार्केट सप्लाई कर्व के अंदर, ये आप एफ ए प्लस एफ बी प्लस एफ सी प्लस डैश डैश, इन सबको आप ऐड कर लेते हैं तो ये आपके पास मार्केट सप्लाई कर्व के अंदर आ जाएगा, मार्केट सप्लाई आ जाएगी और उसे आप अगर हम यहाँ से दिखाते हैं तो वो आपके पास मार्केट सप्लाई कर्व आ जाएगा। ओके, तो ये हम यहाँ पर चेंज कर देते हैं और उसमें जो डिफरेंस होगा वो भी हम आपको दिखा देंगे, किस तरह से आपके पास डिफरेंस रहता है। अगर हम किसको दिखाएं मार्केट सप्लाई कर्व को, तो वहाँ हमने जो अलग अलग कर्व हैं उनको यहाँ पर शो किया है और यहाँ आप देख सकते हैं। जैसे अभी हमने प्राइस क्या लिया था, आपके पास प्राइस था 10, यहाँ पर फिर 15 था, फिर यहाँ पर 20 था, यहाँ 25 20 और फिर इसके बाद 30। यह हमारे पास क्या है, ये अलग अलग यहाँ पर हमारे पास तो पहली बार में हमारे पास ये क्या था, ये था 20, यहाँ पर हमने 25 25 30 35 और ये 40 था। ओके, और दूसरे वाले की हमने यहाँ पर बात की थी तो यहाँ पर 30 और फिर 40 फिर 50 60 और 70। और यहाँ पर जो फॉर्म सी है तो फॉर्म सी की अगर हम यहाँ पर देखें तो फॉर्म सी किस तरह से वर्क करता है, यहाँ पर आप देख लीजिए ये 40, यहाँ पर 45, यहाँ पर 50, यहाँ पर 55 और यहाँ पर 60।
तो यहाँ हमारे पास क्या आ गया, ये आ गया फर्म सी के लिए सप्लाई। अब मार्केट सप्लाई में हम क्या करेंगे, मार्केट सप्लाई के अंदर आपको क्या करना है, आप मार्केट सप्लाई में इन सबको आप ऐड कर देंगे, तो ये आपके पास सब ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पर आपके पास क्या हो जाएगा, ये आपका 20 प्लस 30 प्लस 40, इसी तरह से यहाँ पर 25 प्लस 40 प्लस 45, सेम वे 30 प्लस 50 प्लस 50, और फिर आपके पास 35 प्लस 60 प्लस 55, ऐसे यहाँ पर 40 प्लस 70 प्लस 60, और जो हमारे पास मार्केट सप्लाई आएगी वो हमारे पास यहाँ आ जाएगा बस इस तरह से। तो आपने यहाँ पर ऐड कर दिया 20 30 50 और ये 90, तो ये आपके पास 90 आ गया। ओके, यहाँ आपने इसको और इसको ऐड किया तो 70 यहाँ हो जाएगा, और फिर हम 110 आपके पास आ जाएगा, ये लाइक 510। ओके, और यहाँ इसको ऐड करते हैं तो ये आपके पास आ जाएगा 130 लाइक दिस। ओके, और जब आप इसको और इसको ऐड करते हैं तो ये आपके पास कितना हो जाएगा 60 90 और 150, ये 150 आपके पास आ जाएगा। इसी तरह से हमारे पास ये कितना हो जाएगा, इसको हम ऐड करें तो ये 170 आपके पास आ जाएगा, ये आपके। ओके, तो ये तो हमारे पास हमने जो मार्केट जो आपके पास सप्लाई कर था, जो आपके पास वो जो शेड्यूल था, इसी शेड्यूल को अब आप क्या करते हैं, यहाँ लिखते हैं मार्केट सप्लाई कर। तो मार्केट सप्लाई कर में इसी तरह से आपके पास आ जाता है मार्केट सप्लाई कर। तो मार्केट सप्लाई कर, अब देखिए हमारे पास क्या था, अगर हम इंडिविजुअल देखते थे तो इंडिविजुअल में आपके पास इस तरह से आपके पास क्या होता है कि आपके पास आपने सबके अंदर देखा था अलग अलग आपके पास फॉर्म के अंदर ये कुछ इस तरह से, ये आपके पास क्या एस ए था आपके पास, यहाँ पर क्या था ये एस आपके पास बी था सप्लाई का, और ये इसी तरह से आपके पास एस, ये सी आपके पास था, ये आपके पास क्या है, ये प्राइस है आपके पास, और ये क्वांटिटी है, सब में आपके पास इस तरह से था आपके पास में, ये आपका प्राइस था, और ये आपके पास जो यूनिट्स हैं जिनकी बात की गई ये 0 था, ये सब क्या है इंडिविजुअल आपके पास। तो ये फॉर्म ये है आपके पास, ये एफ ए के लिए है सप्लाई का, ये एफ बी के लिए है आपके पास, और ये फॉर्म सी के लिए है आपके पास। अब इन तीनों को अगर हम ऐड करते हैं तब हमारे पास बन जाता है क्या, मार्केट सप्लाई कर। तो मार्केट सप्लाई कर में और इंडिविजुअल सप्लाई कर में क्या डिफरेंस रहता है ये आप यहीं देख लीजिए। यहाँ पर आपके पास क्या हो जाएगा, ये यूनिट्स आपके पास आ जाते हैं और ये आपके पास प्राइस होता है। इस तरह से आप यहाँ पर आप देख सकते हैं इसे, इस तरह से आपके पास यहाँ पर फंक्शनिंग यहाँ होती है। तो अगर हम यहाँ पर देखेंगे इंडिविजुअल ये आपके पास रहते हैं अलग अलग और सबको देखते हैं तो ये आपके पास आ जाता है, तो हम केवल इस वैल्यू को लेंगे, इस वैल्यू को लेंगे, इसको इस तरह से ये वैल्यू हमारे पास आती है। तो अगर इस तरह से हम देखें तो यहाँ क्वांटिटी की बात करें, फॉर ए के लिए क्या है 20 क्वांटिटी है 10 के प्राइस पर, तो यही क्वांटिटी हमारे पास मार्केट कितनी हो गई 90 हो, यानी क्वांटिटी उसके अंदर बढ़ गई। जो आपके पास जब क्वांटिटी बढ़ती है तो कर्व जो है वो क्या होता है, तो फ्लैटर होता है। ये जो कर्व हमारे पास दिख रहे हैं, ये स्टीप आपको दिख रहे हैं, ये ज्यादा आपके पास वर्टिकल दिख रहे हैं। जब हमारे पास क्या होता है, जब मार्केट सप्लाई की बात करते हैं तो ये जो कर्व होता है वो थोड़ा फ्लैटर हो जाता है। तो फ्लैटर कैसे होगा, फ्लैटर का मतलब लाइक दिस। अगर हम यहाँ देखें तो ये कर्व इस तरह से आपके पास आ जाएगा। ये आपके पास क्या है, ये सप्लाई है, ओके, ये एस मार्केट सप्लाई का आपके पास होगा। तो मार्केट सप्लाई के अंदर आपके पास ये चीज आपको देखने को मिलती है। यहाँ पर जो कर्व आपके पास देखें, ये स्टीप आपके पास कर्व है, जब मार्केट होगा
तो मार्केट में क्या होगा, ये कर्व इस तरह से आपके पास आ जाएगा लाइन। ये इंडिविजुअल में कर्व क्या होगा, स्टीप होता है, और मार्केट के अंदर क्या होगा, वो कर्व फ्लैटर हो जाता है, ये हॉरिजॉन्टल हो जाता है। ये हॉरिजॉन्टल ज्यादा होगा क्योंकि क्वांटिटी आपके पास ज्यादा शो करती है। तो ये हमारे पास क्या होगा, मार्केट सप्लाई कर्व। तो मार्केट सप्लाई कर्व आपने देख लिया कि जब मार्केट जो सप्लाई की जो शेड्यूल है उसका क्वांटिटी है, अगर हम उसके क्या करें, आप उसको एक ग्राफ में दिखाना चाहते हैं तो वो आपके पास आ जाता है। तो ये आपको समझ में आ गया कि मार्केट सप्लाई कर्व और इंडिविजुअल सप्लाई कर्व क्या है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है। तो ये आपको समझ में आ गया। अब इसके बाद जो हमारे पास आता है वो आता है सप्लाई फंक्शन। सप्लाई फंक्शन क्या होता है वो आप समझिए अभी, ये वो हम आपको यहाँ समझाते हैं। वो आपके पास देखिए किस तरह से काम करता है। सप्लाई फंक्शन, सप्लाई फंक्शन कह सकते हैं या फिर आप उसे फैक्टर्स कह सकते हैं कि फैक्टर अफेक्टिंग द सप्लाई। तो जो सप्लाई है उसका जो उस अफेक्ट करने वाले, सप्लाई को प्रभावित करने वाले जितने भी हमारे पास में फैक्टर्स होते हैं उनको हम कह सकते हैं कि फैक्टर्स अफेक्टिंग द सप्लाई। और इसी को हम समझते हैं किस नाम से, डिटरमिनेंट ऑफ सप्लाई। ये सप्लाई के जो डिटरमिनेंट हैं वो क्या हैं, तो चाहे वो डिटरमिनेंट के नाम से आए या फिर आपके पास फैक्टर्स के नाम से आए, या हम कह सकते हैं कि वो सप्लाई फंक्शन के नाम से आए, तो आपको शो एक ही चीज करना है आपको। तो सप्लाई जो है वो हमेशा क्या होगा, हमारे पास क्या है, अगर हम सप्लाई को इससे कहें एस एक्स, एक्स क्या है, सप्लाई है, और एक्स क्या है, ये वो आर्टिकल है जिसके लिए सप्लाई की जा रही है। ओके, अब कोई प्रोडक्ट हो सकता है आपके पास, एक्स हमने कहा यहाँ पर टी हो सकता है, के हो सकता है, कोई भी आपके पास हो सकता है। तो ये जो एस एक्स है वो क्या है, वो फंक्शनल है, रिलेट है, फंक्शनल रिलेट। ये हमने फंक्शन बता दिया, और ये किससे है, ये जो डिटरमिनेंट होते हैं वो हम यहाँ लिखेंगे, ये जो डिटरमिनेंट होंगे वो यहाँ हम यहाँ पर लिख देंगे। तो कौन कौन से डिटरमिनेंट होंगे उन सबको यहाँ आपको लिखना है। तो जो जो आपका डिटरमिनेंट है हम उसको एक एक करके लिखते जाएंगे और एक एक करके आपको बताते जाएंगे। तो किस तरह से वो सिंगल सिंगल आपके पास अफेक्ट है उसे आप लिख सकते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास आता है, क्या आता है, पी एक्स। अब देखिए जो पी एक्स है ये क्या है, पी एक्स का मतलब है प्राइस ऑफ आर्टिकल। ये क्या है, प्राइस ऑफ आर्टिकल, जो सेम आर्टिकल हमारे पास, जो आर्टिकल हम इसकी बात कर रहे हैं, आर्टिकल। प्राइस ऑफ आर्टिकल यानी x है तो x का प्राइस, y है तो y का प्राइस, k है तो k का प्राइस। अब प्राइस जब हम x की सप्लाई देख रहे हैं तो प्राइस भी हम x का ही देखेंगे। प्राइस ऑफ हम लिख सकते हैं प्राइस ऑफ ओन आर्टिकल, यानी कि जो आर्टिकल हम यहाँ पर सप्लाई में दे रहे हैं उसी के प्राइस की हम बात करेंगे, उसके प्राइस का सप्लाई पर किस तरह से इफेक्ट होता है। तो अगर हम यहाँ बात करें प्राइस ऑफ एक्स, अगर किसी भी आर्टिकल का जो हम क्या कर रहे हैं, सप्लाई में कर रहे हैं, अगर उस आर्टिकल का प्राइस बढ़ जाता है तो याद रखना है कि सप्लाई जो है हमारे पास बढ़ जाएगी। अब आप कह सकते हैं कि सप्लाई कैसे बढ़ जाएगी, कि प्राइस बढ़ने से सप्लाई कैसे बढ़ जाएगी। तो याद रखिए हमने आपको पहले बताया था कि अगर आप सप्लाई के कॉन्सेप्ट को समझ रहे हैं तो आपको एज ए शॉपकीपर समझना होगा कि अगर प्राइस एक्स का बढ़ रहा है तो अब आप सोचिए कि आप शॉपकीपर हैं, आप
कौन सा सामान बेचते हैं, ज्यादा आपको प्रॉफिट किस में होने की पॉसिबिलिटी होती है, महंगे सामान में या सस्ते सामान में। तो नेचुरली है कि जो कॉस्टली, जो आपके पास जो महंगा सामान होता है जिसका प्राइस ज्यादा होता है, उसमें आपके पास प्रॉफिट के मार्जिन ज्यादा होते हैं। तो एक शॉपकीपर हमेशा क्या करेगा कि जो प्राइस जिसका ज्यादा होता है उसको वो ज्यादा अपनी शॉप पर रखने की कोशिश करेगा या पहले उसे ही बेचने की कोशिश करेगा। आपने समझा होगा, जैसे मान लीजिए कि अगर आप क्या करते हैं, किसी भी शॉप पर जाते हैं और आपसे पूछते हैं कि भाई ये टी शर्ट आप हमें दिखा दीजिए, हमें टी शर्ट खरीदनी, तो वो तुरंत आपके पास लेकर आएगा, कहेगा ये बाकी आप छोड़िए, ये टी शर्ट आप ले लीजिए, ये टी शर्ट जो है आपके पास बहुत अच्छी है, आपके लिए स्पेशली रखी है। तो वो टी शर्ट है आपके पास, आप उससे पूछो कितने की है, प्राइस से क्या मतलब, ये टी शर्ट हमने आप ही के लिए रखी है, फिर भी आप कहेंगे तो आपके पास 500 रुपए की है। अब 500 रुपए की टी शर्ट वो आपको दिखा रहा है, तो आप उससे कहते हैं कि नहीं भाई ये तो बहुत नहीं, हम तो 300 रुपए वाली टी शर्ट ले रहे हैं, नहीं आए, तो वो आपको फिर कहेगा अरे भाई साहब आप पैसे छोड़िए, आप ये देखिए कि टी शर्ट जो है बहुत वैरायटी, बहुत अच्छी है, अच्छी क्वालिटी, स्पेशली हमने आपके लिए मंगाई, आपको इस तरह के वो लालच में देता है। लेकिन वो ये सब क्यों कह रहा है, क्योंकि वो महंगी शर्ट को बेचने की कोशिश नहीं कर रहा है, उसमें प्रॉफिट का मार्जिन ज्यादा हो जाता है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि वो अपनी शॉप में ज्यादा आर्टिकल महंगे रखने की कोशिश करेगा, क्योंकि महंगे बेचेगा। और जब वो देखेगा कि अरे भाई महंगे ले ही नहीं, तो वो कहेगा नहीं भाई रख लीजिए, हमें लेना ही नहीं, तब वो क्या कहेगा आपसे, अच्छा भाई ले लीजिए, आपको ये ले लीजिए। तो इसका मतलब ये है कि वो सप्लाई तब करेगा आपको सस्ते की जब वो प्रॉफिट उसका सभी छूट रहा होगा। तो इसलिए कहते हैं कि जब किसी भी आर्टिकल का प्राइस ज्यादा होता है तो उसकी सप्लाई ज्यादा होती है, क्योंकि मार्केट में उसे ज्यादा बेचने की कोशिश की जाती है। और इसके अपोजिट अगर प्राइस जो है वो क्या हो, किसी भी आर्टिकल का कम हो जाता है, तो प्राइस कम होने का मतलब है कि ये सप्लाई में कम होगी। तो सीधे सीधे आपको याद रखना है कि प्राइस में और सप्लाई में जो रिलेशन है वो एकदम पॉजिटिव रिलेशन है आपके पास, कि अगर किसी भी चीज का जो प्राइस है वो ज्यादा होगा तो मार्केट में वो चीज ज्यादा बिकेगी, वो ज्यादा चीज बिकेगी, वो ज्यादा चीज आपके पास अवेलेबल होगी, और सस्ती चीज होगी तो वो कम होगी। तो हमेशा याद रखना है कि शॉपकीपर के साथ ये रिलेशन रहता है कि प्राइस ज्यादा होने पर सप्लाई ज्यादा होगी, प्राइस कम होने पर ये सप्लाई कम होगी। ये आपको याद रखना है। ओके, तो ये चीजें आपको समझ में अच्छी तरह से आ गई कि अगर हमारे पास कौन से आर्टिकल को अपने शॉप में शॉपकीपर रखते हैं, तो ये चीज आपके पास आ गई। अब इसके बाद आता है, ये होता है पी, और हम यहाँ पर लिख रहे हैं आर, प्राइस ऑफ, ये है क्या, रिलेटिव गुड्स। ये क्या है, प्राइस ऑफ रिलेटिव गुड्स। प्राइस ऑफ रिलेटिव गुड्स। अब देखिए प्राइस ऑफ रिलेटिव गुड्स। अब रिलेटिव गुड्स के बारे में हमने आपको बताया कि रिलेटिव गुड्स क्या होती हैं। रिलेटिव गुड्स का मतलब होता है जो एक दूसरे से संबंधित आर्टिकल हैं, और ये दो तरह के आपके पास होते हैं। रिलेटिव में आपके पास दो आपके पास होते हैं गुड्स। जब हम बात करते हैं रिलेटिव की, तो रिलेटिव गुड्स दो तरह के आपके पास हैं। एक आपके पास होता है सब्स्टिट्यूट, एक सब्स्टिट्यूट गुड्स होते हैं, और दूसरे हमारे पास जो है वो आपके पास क्या होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री। ये कॉम्प्लीमेंट्री।
दो तरह के आपके पास गुड्स हैं। अब जो सब्स्टिट्यूट गुड्स हैं वो कौन से होते हैं? इन्हें हम बोलते हैं कॉम्पिटिटिव गुड्स, जो एक दूसरे के प्रतिस्पर्धी होते हैं, यानी जो सेम पर्पस के आर्टिकल होते हैं, जो एक ही तरह के जो प्रोडक्ट होते हैं, बस उसमें क्या होता है, केवल फर्म चेंज होती है, इतना आप कह सकते हैं। तो सब्स्टिट्यूट गुड्स का मतलब होता है कि जब आप एक आर्टिकल की जगह दूसरे को आप क्या करें, उसे यूज कर लें, तो वो आर्टिकल आपके पास है। अब जैसे यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं, सब्स्टिट्यूट गुड्स के अंदर हम जैसे कि सॉफ्ट ड्रिंक में आपके पास है कोक है, पेप्सी है, कोका कोला है आपके पास, मिरिंडा, ये सारी चीजें क्या है, एक दूसरे की जगह आप यूज कर सकते हैं। पेप्सी कोक हो सकता है, या आप कोलगेट, आप देखिए ये आपके पास क्या होता है, टूथपेस्ट है, कोलगेट है, और दूसरा आपके पास क्या है, पेप्सोडेंट है। पेप्सोडेंट, ये दो आपके पास आर्टिकल हैं। अगर आपको कोलगेट नहीं मिलता, आप पेप्सोडेंट ले लेते हैं, प्रॉमिस ले लेते हैं, बबूल ले लेते हैं, पतंजलि का दंतकाम के ले सकते हैं, कुछ भी आपके पास, ये सब आर्टिकल क्या है, सब्स्टिट्यूट आर्टिकल। सब्स्टिट्यूट आर्टिकल की ये जो आप देखे खास बात क्या होती है कि एक ही जगह आप दूसरा यूज कर सकते हैं। अब यहीं पर हम देखते हैं कि अगर सब्स्टिट्यूट गुड्स हैं तो सब्स्टिट्यूट गुड्स का प्राइस कैसा है। अब देखिए हमारे पास क्या है, मान लीजिए कि आपके पास क्या होता है कि ये जो हम खोल देते हैं, मान लें ये जो गुड्स है हम इसको ले रहे हैं, ये हमारे पास जो एस है वो सप्लाई किसकी है, वो आपके पास मान लीजिए कोलगेट की है, ये आपके पास कोलगेट है, और यहाँ पर जो प्राइस है हमारे पास जो रिलेटिव गुड्स है, वो रिलेटिव गुड्स हमारे पास क्या है, ये पेप्सोडेंट है, पेप्सोडेंट ये आपके पास है, इसका सब्स्टिट्यूट रिलेटिव गुड्स ये है, और आप क्या कर रहे हैं, आप इसकी इस समय सप्लाई कर रहे हैं, यानी आपको ये आपके पास है। अब देखिए कि अगर पेप्सोडेंट का भाई आपकी शॉप है, आपके यहाँ क्या है, आपके यहाँ कोलगेट आप बेच रहे हैं, आप कोलगेट बेच रहे हैं, लेकिन मार्केट में ये जो है आपके पास पेप्सोडेंट, इसका प्राइस जो है वो चेंज हो जाता है। अभी क्या था कि आपके पास पेप्सोडेंट और कोलगेट दोनों सेम रेट में थे, अब मान लीजिए कि पेप्सोडेंट ये कोलगेट और ये दोनों मान लीजिए कि 80 रुपए का ये भी था और ये 80 रुपए का आपके पास ये भी था, तो नॉर्मल आपके पास क्या होती थी, आपके पास सप्लाई होती थी, आप क्या कर रहे हैं, इसके 100 पीस यहाँ पर बेच रहे हैं, मान लीजिए आप 100 पीस उसके पास अपने पास बेच रहे हैं, 100 पीस में आपके पास यहाँ पर है। अब क्या होता है कि पेप्सोडेंट का जो प्राइस होता है वो बढ़ जाता है। अब मान लीजिए कि वो पेप्सोडेंट का प्राइस 100 रुपए हो जाता है, अब पेप्सोडेंट का प्राइस क्या हुआ, 100 रुपए हो गया, तो ये जो शॉपकीपर है वो क्या सोच रहा है कि कोलगेट 80 रुपए बेचने पर उसका जो प्रॉफिट होता है उसे कम हो रहा है, अर्निंग कम हो रही है, तो क्या करेगा, वो कहेगा मैं भी जो हूँ पेप्सोडेंट बेचूं, तो वो क्या करेगा, ये कुछ कोलगेट की जगह वो कोलगेट की क्वांटिटी हो सकता है 50 कोलगेट कर दे और 50 को जो है वो क्या कर दे, पेप्सोडेंट कर दे, ये कर सकता है, क्यों, क्योंकि वो इससे भी प्रॉफिट लेना चाहता है। तो इसका मीन क्या हुआ, इसका मीन हुआ कि अगर आपके पास जो सब्स्टिट्यूट गुड्स है अगर इसका प्राइस बढ़ता है तो जो आपके पास सप्लाई हो रही है, जो आप बेच रहे हो उसे आप कम कर देते हो, तो ये सीधा सीधा है। और अगर मान लीजिए कि अगर इसका जो प्राइस है वो कम हो जाता, सब्स्टिट्यूट का कम हो जाता, तो जो इसका जो पेप्सोडेंट का कम हो जाता, तो जो पेप्सोडेंट बेच रहे हैं वो लोग क्या करते, अगर ये 60 का या 50 का होता है तो जो ये पेप्सोडेंट बेच रहे हैं वो पेप्सोडेंट की जगह किसको बेच लगते, कोलगेट को बेच लगते, तो मतलब कोलगेट की जो है सप्लाई हो जाती,
तो ये आपको याद रखना है कि अगर सब्स्टिट्यूट गुड्स है और सब्स्टिट्यूट गुड्स का अगर प्राइस बढ़ जाता है तो हमेशा याद रखिए जो भी आर्टिकल जो आप बेच रहे हैं उसकी जो सप्लाई है वो कम हो जाएगी, ये आपको याद रखना है। तो मीन ये हो गया आपके पास कि सब्स्टिट्यूट गुड्स का प्राइस बढ़ने पर जो सप्लाई है आर्टिकल की वो कम हो जाएगी। अगर रिलेटिव गुड्स का प्राइस बढ़ेगा तो रिलेटिव गुड्स की ये मीन। तो ये ध्यान में आपको रखना है कि प्राइस के बढ़ने पर सब्स्टिट्यूट गुड्स के प्राइस बढ़ने पर आपके पास क्या होगा, अगर ये बढ़ता है तो इसे आप बेचेंगे, इसे नहीं बेचेंगे तो सप्लाई बढ़ेगी। जो सब्स्टिट्यूट गुड्स के प्राइस बढ़ने पर सप्लाई हमेशा बढ़ जाती है और सब्स्टिट्यूट गुड्स की प्राइस कम होने पर सप्लाई बढ़ जाती है। यह आपको कॉन्सेप्ट याद रखना, अच्छी तरह से याद रखना है कि सब्स्टिट्यूट का हमारे पास किस तरह से यहाँ पर इफेक्ट होता है। तो ये क्या हो गया, अपोजिट आपके पास एक तरह से रिलेशन हो गया। जो यहाँ पर प्राइस था ओन गुड्स का, यहाँ पर तो सेल था, प्राइस इसका बढ़ेगा सप्लाई इसकी बढ़ेगी तो दूसरी बेचा जाएगा, प्राइस घटेगा तो ये भी घटेगा। लेकिन रिलेटिव गुड्स के प्राइस में इसके साथ उल्टा होता है कि अगर रिलेटिव गुड्स में अगर सब्स्टिट्यूट गुड्स है तो सब्स्टिट्यूट गुड का प्राइस अगर बढ़ जाता है तो ये जो सप्लाई है वो कम हो जाएगी, और अगर इसका प्राइस कम हो जाए तो इसकी सप्लाई जो है वो बढ़ जाती है। तो एक तरह से आपको ये समझ में आ गया। तो एक ये आपको अच्छी तरह से यहाँ समझ गए कि प्राइस के घटने से और बढ़ने से जो सप्लाई है वो किस तरह से चेंज होती है। ओके, फिर इसके बाद आपके पास आता है जो हमारे पास कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है, इनकी हम बात करते हैं। तो अब हम आपको बताएंगे, जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें हम आपको बताएंगे। अभी आपको ये समझ में आ गया कि जो प्राइस ऑन गुड्स का क्या इफेक्ट होता है और जो प्राइस रिलेटिव गुड्स है उनका क्या इफेक्ट होता है। तो बाकी जो डिटरमिनेंट है वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको क्लियर करेंगे। ओके।